बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर द स्पीड ऑफ साउंड एंड उसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड। एंड साउंड वेव एक कंप्रेशनल वेव है। कंप्रेशन मतलब होता है ऐसे रीजन्स जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो बिल्कुल उसी कंप्रेस से ही वर्ड कंप्रेशनल निकला है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जब कभी भी साउंड वेव मूव करती है ना, तो वो मीडियम को कंप्रेस रेयर फैक्ट करके मूव करती है। सपोज ये पार्टिकल्स हैं ना मीडियम के, तो यहाँ पे ये रेयर फैक्टिंग पोजीशन में है, तो फिर एक पोजीशन पे एक कंप्रेशन वाली जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये कंप्रेशन आ गया, फिर रेयर फैक्शन आ गया। तो रेयर फैक्शन मतलब कि कम प्रेशर वाले रीजन्स और कंप्रेशन मतलब कि हाई प्रेशर वाले रीजन्स। सो साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करती है, रेयर फैक्शन कंप्रेशन, इस तरह से आगे वो ट्रैवल करती है। तो इस वजह से कहते हैं कि साउंड वेव्स को हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स इन नेचर। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड अपॉन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। ई बाय रो से उसने लिख दिया है इसको। फिर है इलास्टिक मॉड्यूलस फॉर एयर। ई जो है, ई का एक्सप्रेशन निकालना है हमने। तो न्यूटन ने क्या किया था, क्योंकि हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्चुअली थियोरेटिकली हमने मैथमेटिकल स्टेप्स करके स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है। हमने क्या, न्यूटन ने ऐसे किया था। तो न्यूटन ने क्या किया कि एज्यूम दैट साउंड ट्रैवल थ्रू एयर एंड अदर गैसेज इन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। मतलब न्यूटन ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया था। मींस के जो अभी मैंने आपको डिफरेंट रीजन्स शो किए हैं ना, कंप्रेशन रेयर फैक्शन के डिफरेंट रीजन्स मैंने शो किए हैं। तो उस रेयर फैक्शन कंप्रेशन के दौरान जब वो साउंड ट्रैवल कर रही होती है, तो उस दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा न्यूटन ने। उसने एज्यूम किया कि लेट अस सपोज दैट टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हेन साउंड वेव ट्रैवल इन एयर देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, उसने ये सपोज किया। एंड अंडर सच कंडीशन, तो उसने ये कहा कि इस तरह जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू प्रेशर हो जाता है। ठीक है, सो उसने डिराइव की मैथमेटिकली, उसने फाइंड की स्पीड ऑफ साउंड कैसे, वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ एयर और एट प्रेशर पी, एंड इफ वी इंक्रीज द प्रेशर पी से डेल्टा पी में प्रेशर इंक्रीज हुआ, और ज़ाहिर बात है प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हुआ डिक्रीज, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता है ना कि पी वी इज़ इक्वल टू क्या होता है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होता है। और ये है हमारे पास ला। तो प्रेशर में इंक्रीज़ आएगा तो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो उसने ऐसे ही कहा पी वी इज़ इक्वल टू टी करके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो पी को उसने लिखा पी प्लस डेल्टा पी, और वी में चेंज आया वी माइनस डेल्टा वी। इनको जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है सिंपल। अब ये जो पी वी है और ये पी वी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला जो है पी डेल्टा वी फैक्टर, इसको इक्वल के इस साइड पे लेकर आ जाओगे, और पीछे सिर्फ रह जाएगा आपके पास डेल्टा पी वी एंड डेल्टा पी डेल्टा वी। अब ये जो टर्म है ना डेल्टा पी डेल्टा वी, डेल्टा इज शोइंग यू स्मॉल हैं, जो कि अगर दो स्मॉल आपस में मिल जाते हैं, डेल्टा पी भी स्मॉल है डेल्टा वी भी स्मॉल है, तो ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाती है। तो हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी। तो यहाँ से आप पी को एलिमिनेट कर दें तो पी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, यहाँ से डेल्टा वी इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। वी को डबल डिवाइड कर दें, वी को डेल्टा वी के नीचे ले जाएं तो ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, तो आप देखें तो पी को मैं लिख सकती हूँ कि डेल्टा पी इज़ एक्चुअली द प्रेशर स्ट्रेस है, और डेल्टा वी बाय वी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो विच इज़ इक्वल टू ई। उसने इस चीज़ को ई के इक्वल ले लिया, क्योंकि उसने ऊपर बता दिया था कि अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो उस केस में प्रेशर को हम इलास्टिक मॉड्यूलस के इक्वल ले सकते हैं। सो उसने यहाँ पे उसको प्रूव कर दिया। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इलास्टिक मॉड्यूलस ही होता है ना।
यही हमने पढ़ा था कि इलास्टिक मॉड्यूलस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को उसने प्रेशर लिखा हुआ है, प्रेशर डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। सो दिस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस होल थिंग इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये उसने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो E इज़ इक्वल टू पी लिखा है ना, ये इसने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो V इज़ इक्वल टू पी बाय रो आ गया। वे E इज़ नोन एज, ये तो मैंने बता दिया है, वे रो इज़ अ प्रेशर, P इज़ द प्रेशर एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस, एंड न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज़ P इज़ इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, रो जी एच के इक्वल होता है। प्रेशर ऑफ द गैस है ना, प्रेशर ऑफ द गैस है, तो प्रेशर ऑफ द गैस P इज़ इक्वल टू रो जी एच होता है। और ये वैल्यूज़ आप पुट करें, रो की वैल्यू पुट करोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, STP जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रो कितनी वैल्यू होती है जी, कितनी हाइट इतनी है और डेंसिटी ऑफ एयर इतनी है, तो उसने सारा कैलकुलेट किया, तो उसके पास 280 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड आई। लेकिन एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी स्पीड ऑफ साउंड की वो 332 मीटर्स पर सेकेंड थी, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। तो इसका मतलब है कि दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू 16% लेस दैन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब कि थोड़ा बहुत फ़र्क था, कुछ ये गलती कर रहा था जिसको लेप्लास करेक्शन ने, लेप्लास एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी न्यूटन की इस गलती को करेक्ट करके दोबारा से कैलकुलेशन की। तो उसने ये कहा, लेप्लास ने जस्ट, न्यूटन ने ये कहा था कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाले रीजन्स में, तो जबकि लेप्लास ने कहा कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखना। ठीक है, तो लेप्लास argued that sound waves are longitudinal waves which consist of compression and rarefactions। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एट कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ एयर क्या होता है, राइज कर जाता है। ज़ाहिर बात है प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो अब मॉलिक्यूल इसी के करीब आएंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो जब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो प्रेशर कम होता है, सो उससे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाले रीजन्स में टेम्परेचर में वेरिएशन आती है। एट अ कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, एट अ रेयरफेक्शन कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस, सो टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, हेंस बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। PV इज इक्वल टू T इज एक्चुअली बॉयल्स लॉ ना। तो फिर क्या कहा कि लेप्लास आल्सो सैड दैट एयर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है कि एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, एंड साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर विद अ ग्रेटर स्पीड ड्यूरिंग कंप्रेशन। एयर कैन नॉट लूज हीट एंड कैन नॉट गेन heat during rarefaction. So the propagation of sound waves through air or gas is an adiabatic process. The rapid change in the air pressure, volume and temperature take place under adiabatic condition. So considering this there's an adiabatic condition for which, अच्छा इस ये जो लाइन है इसमें वो एक्चुअली कहने बता रहा है कि ऊपर तो उसने ये बताया कि जब वेव ट्रैवल करती है तो हीट कांस्टेंट नहीं रहती, और दूसरे पॉइंट में वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअली एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो जो रीजन्स होते हैं कंप्रेशन, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है, रेयरफेक्शन पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साउंड वेव जो है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह मीडियम में लेके जा रही है। ठीक है, क्योंकि हीट एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, साउंड वेव की वजह से एयर में से हीट ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जो कंप्रेशन रीजन होता है उसमें टेम्परेचर हाई होता है, रेयरफेक्शन में टेम्परेचर लो होता है, लेकिन ये इतना सडन होता है कि आइडियाबैटिक कंप्रेशन, आइडियाबैटिक रेयरफेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, हम इनको एडियाबैटिक प्रोसेसेस वही होते हैं ना जो बहुत रैपिड होते हों, तो उनको हम आइडियाबैटिक प्रोसेसेस कहते हैं। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू एयर और गैस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड द रैपिड चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक प्लेस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस।
तो अगर एडियाबैटिक कंडीशन हम लगाएंगे तो हम उसके लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, पी वी इज़ इक्वल टू अगेन कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे उसने जो है वो क्या रखा हुआ है, गैमा को इंट्रोड्यूस कर दिया। पीछे उसने जस्ट पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लिया था, लेकिन यहाँ पे लेप्लास ने पी वी की पावर गैमा को कांस्टेंट लिया है। सो अगेन वही वाली कैलकुलेशंस की, प्रेशर में इंक्रीज़ आया, वॉल्यूम में डिक्रीज़ आया, ठीक है। पी यहाँ से वी गैमा अगर आप कॉमन निकाल लो तो अच्छा अब ये टर्म लिखी हुई है ना, वी माइनस डेल्टा वी की पावर गैमा। तो अब इन दोनों में वी कॉमन है तो नहीं, लेकिन अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, एंड डेल्टा वी बाय वी की पावर गैमा। और चूँकि ये वी गैमा में अंदर बंद था, जब ये बाहर आएगा तो इसके ऊपर भी गैमा आ जाएगा। सो इससे ये वाली इक्वेशन मैंने आपको समझाई है, ठीक है। सो पी प्लस, अच्छा अब ये जो वी गैमा और वी गैमा, ये वी गैमा और ये वी गैमा इक्वल के दोनों साइड पे सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बच जाए, बी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा वी, और इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आप इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगाएं, तो हम मैथ्स में बायनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि ये होता है 1 प्लस एक्स, पहली टर्म 1 होती है, दूसरी कोई भी वेरिएबल होती है, पावर उसकी n होती है। तो हम उसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं कि 1 प्लस पावर को नीचे लेकर आ गए और सेकंड टर्म लिखी और फिर पावर के साथ n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 किया और x की पावर को स्क्वायर कर दिया, इस तरह से। सो अब ये जो इक्वेशन 1 में जो ये वाली टर्म है, इस पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर गैमा है, यहाँ पे सेकंड टर्म x है, यहाँ पे सेकंड टर्म डेल्टा v बाई v है, ठीक है। सो हमने जब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई तो 1, हाँ, और चूँकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और गैमा पावर नीचे लेकर आ गए और फर्स्ट टर्म लिखी और हायर पावर्स को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाती हैं। सो ये इसकी जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये हमने यहाँ पे पुट की, तो कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गया। अब आपने इसको 1 बाय 1 मल्टी पी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी आ जाएगा, पी को गैमा डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, डेल्टा पी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, डेल्टा पी को गैमा डेल्टा पी वी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखो 2 दफ़ा स्मॉल स्मॉल चेंजेस आ गई, तो ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगी, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। अब ये दो सेम है तो इक्वल के दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो गैमा पी डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल डेल्टा पी आ जाएगा, तो गैमा पी को आप इधर ही रखें और डेल्टा वी डिवाइड बाई वी ऐसे रख लें, ठीक है। इसको तो डेल्टा पी इज अगैन स्ट्रेस, पी हम स्ट्रेस ले सकते हैं क्योंकि पी जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो डेल्टा वी बाई वी इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, सो ई इज़ इक्वल टू पी। लास्ट जब न्यूटन ने किया था तो उसने ई इज़ इक्वल टू जस्ट पी लिखा था, लेकिन अब लेप्लास ने इसको ई इज़ इक्वल टू गैमा पी लिखा है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है ये पुट कर दें, ई की वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड वाले एक्सप्रेशन में, ये वाला ई की जगह हमने गैमा पी पुट कर दिया, तो अगेन पी इज़ इक्वल टू रो जी एच होता है, और फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमने 1.42 का इजाफा किया, तो फिर जब ये सारी कैलकुलेशन की तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 333 मीटर्स पर सेकेंड आ गई। एक्चुअली 332 है लेकिन बहुत करीब है ना, तो इस तरह से लेप्लास ने स्पीड ऑफ साउंड को थ्योरेटिकली करेक्टली फाइंड किया था। फिर है दूसरी बात, एक इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। डिफरेंट फैक्टर्स के इफ़ेक्ट डिफरेंट होते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में। जब साउंड ट्रैवल करती है एयर में तो हम टेम्परेचर को चेंज करें, डेंसिटी को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है अभी हम वो पढ़ेंगे। तो साउंड वेव्स आर कंप्रेशन मैकेनिकल वेव्स प्रोपिगेटिंग इन एयर, इतनी स्पीड से वो मूव करती हैं। तो सबसे पहले है द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब एयर जो कि वो एयर से मूव करे, अगर हम एयर के डिफरेंट फैक्टर्स को चेंज कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड कैसे इफेक्ट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है डेंसिटी। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इन्वर्सली वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो V इज़ इक्वल टू गैमा पी। अगर हम डेंसिटी को देखें तो प्रेशर और गैमा को कांस्टेंट करते हैं और सिर्फ V और रो का रिलेशन देखें तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में आता है। तो स्पीड ऑफ साउंड मतलब डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ 4 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, एज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हाफ। देखो अब ऑक्सीजन ज़्यादा बड़ा आइटम होता है, हाइड्रोजन छोटा आइटम होता है, सो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डेंस होगी और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा
कम डेंस होगी, ठीक है। सो ऑक्सीजन ज़्यादा डेंस वाली एयर में ये कम स्पीड से मूव करती है, और हाई और लेस डेंस मीडियम में ये तेज़ी से मूव करती है। फिर है मॉइस्चर, अगर हवा में नमी हो, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर रिड्यूसेस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ it, जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी में कमी आ जाती है। एंड द नेट रिजल्ट इज़ दैट स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी एंड हैंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डैम्प एयर इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। तो डैम्प एयर मतलब कि ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर एट सी एज़ कम्पेयर टू लैंड एरिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सी में जब सी के इर्द गिर्द के एरियाज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी दूर दराज के किसी सहरा में हैं, लैंड वाले एरियाज़ में हैं, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। अगला फैक्टर है प्रेशर। तो फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम वी, द प्रेशर एंड टेम्परेचर वी कैन राइट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर आप 1 मोल ले लो, एन इज शोइंग यू मोल, अगर आप 1 मोल ले लो तो क्या हो जाएगा, एन इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो वी इज़ इक्वल टू आर टी बाई पी। और मास रो हमें पता है, इससे ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, रो की वैल्यूज़ पुट करें, वी की वैल्यूज़ पुट करें, रो की वैल्यू ये है, और वी की यहाँ पे वी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। सो वो क्या आ जाएगी, आर टी और पी। तो फिर क्या आ जाएगा, अब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू तो ये है ना, गैमा पी बाय, गैमा पी को ऐसे ही रखा और रो की वैल्यू पुट कर, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड की एक नई इक्वेशन आ गई है। हैंस ये कहता है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर, कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमें ये फार्मूला शो कर रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो अगर गैमा कांस्टेंट है, ये आर जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप इफ वी नॉट एंड वी आर स्पीड ऑफ साउंड एंड एट टेम्परेचर टी नॉट एंड टी रिस्पेक्टिवली, से वी इज द स्पीड एट टेम्परेचर टी, वी नॉट इज द स्पीड एट टेम्परेचर टी नॉट। सो वी बाई वी नॉट, टी बाई टी नॉट। अब इस टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो इसमें क्या करना है, आपने इस टेम्परेचर में 273 को ऐड कर देना है, ठीक है ना। ये हमें पता है ना कि जब हम किसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं तो वो 273 हम उसमें ऐड कर देते हैं। सो टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, तो उसमें आपने 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया, तो 0 में आपने 273 को ऐड कर देना, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। और टी जो है ये टेम्परेचर था किसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर स्मॉल टी पे, तो उस टेम्परेचर को आपने अगर केल्विन में चेंज करना तो आपने उसमें 273 ऐड कर देना है। सो उसने यही किया, टी नॉट को उसने 273 लिखा, क्योंकि 0 तो इन दोनों को ऐड करके 273 ही आना था ना, और ये ऐसे ही लिख दिया। तो फिर क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। फिर क्या किया इसने, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन किए, वही 1 प्लस पावर को नीचे ले आया है। ये 1 फर्स्ट टर्म है, दूसरी टर्म x है, और ये पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स है। तो n जो है वो 1/2 है, 1/2 इधर लिखा और x की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। सो वी नॉट को इक्वल के उस साइड पे लेके चले गए। सो वी इज़ इक्वल टू वी नॉट, इन सब को सॉल्व किया तो ये आ गया। सो वी नॉट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये उसने 332 की वैल्यू पुट कर दी, तो उसने ये आ गया। तो फिर वो कहता है कि 10 ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है। तो वही कहता है डज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेल्सियस का कहता है कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से ईच डिग्री ऊपर जाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61% का इजाफा होगा, ठीक है। तो ये बस यहाँ तक आपने इसको याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।